हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ पहले थोड़ी सी ट्रिक्स को जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं क्योंकि आपकी ये सिलेबस से रिलेटेड है। उसके बाद सीरीज पर चलते हैं। जैसे एक ट्रिक हो जाती है जैसे अकबर के नवरत्नों की ट्रिक, ऐसे नहीं याद हो पाता है, बड़ा कठिन पड़ता है, कभी नाम भूल जाओ, कभी ये कभी वो। तो इसमें जो अकबर के नवरत्न हो जाते हैं उसमें एक ट्रिक है बात बात में MDH। इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी हमने डाली है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात बात में MDH। तो B फॉर आपका हो जाता है, B से बीरबल हो जाता है, और A क्योंकि BAT यहाँ पे देख लेते हैं, BAT और फिर बात बात में MDH, ठीक है, MDH। तो B से कौन हो जाते हैं? तो B से हो जाते हैं बीरबल, और A से अबुल फजल, और T से टोडरमल हो जाते हैं। फिर सेकंड B से कौन हो जाता है? सेकंड B से भगवान दास, और A से कौन हो जाते हैं? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक। और T से हो जाता है तानसेन, M से मान सिंह, और D से दो प्याजा, और मुल्ला आगे लगा दीजिएगा तो मुल्ला दो प्याजा, और H से हकीम हुकाम हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गए नवरत्नों की ट्रिक। और एक ट्रिक और है बाबर का घटनाक्रम, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, या घाघरे का युद्ध कब हुआ था, या बाबर की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो सीरियल वाइज आप चीजों को याद कीजिए। जैसे 1526 हो जाता है, ठीक है, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। तो 1526 में क्या हुआ? जैसे एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए और मर गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं पानी पिया, पानी पिया, और क्या हो जाता है? पानी पिया और खाना खाया, और खाना खाया, पानी पिया और खाना खाया, और क्या किया? चाय पी। और खाना खाने के बाद देखिए चाय पी जाती है ना, तो चाय पी, और चाय पीने के बाद भाई हम दावत में गए, फिर चाय हमने पी, और उसके बाद हम घर गए। क्या किया कि चाय पीने के बाद हम घर गए और उसके बाद भाई मर गए, है ना, तो मर गए। तो यहाँ पे पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध कब? 1526 ईस्वी में। खाना खाया यानी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। और चाय पी यानी चंदेरी का युद्ध 1500 कब हो जाता है? तो चंदेरी का युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद घर गए यानी घाघरा का युद्ध तो 1529 ईस्वी में, और मर गए यानी कि 1530 ईस्वी में की मृत्यु हो जाती है, यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको कभी ये चीजें सीरियल वाइज नहीं याद हो पा रही थी तो आज आपको ये याद हो जाएंगी। अगर एक बार में नहीं होगी तो एक बार और देख लीजिएगा, याद हो जाएंगी, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीरीज की तरफ। हो जाता है आज का फर्स्ट नंबर का, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। तो हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि में उपज यानी ज्यादा उपज से हो जाती है। तो हरित क्रांति के माध्यम से वर्ष 1966 से 67 में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ने अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि 1966-67 में कृषि उत्पादन में क्या हुआ कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए क्या हुआ कि अच्छे बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों के द्वारा क्या, तो कृषि उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही नाम दिया गया हरित क्रांति। हरित क्रांति की प्रमुख बातें क्या क्या हो जाती हैं? आधुनिक उपज हेतु सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा।
गेहूं की उन्नत किस्में जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा एवं धान की किस्मों जैसे IR, ताईचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, यमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। रासायनिक खादों जैसे सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद इत्यादि हो जाती हैं। टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टुंड्रा प्रदेश का विषम कठोर पर्यावरण मानव जीवन तथा उसके आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश का अधिकतर भाग अब भी निर्जन है। नदी की घाटियों और तटीय भागों में कुछ जनसंख्या रहती है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स, साइबेरिया में याकुत, चुकची एवं सेमोयार्ड नाम की आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। लोहा उत्पादक के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार है। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसमें लोहे का 60% से 70% अंश होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। उत्पादन क्षेत्र भारत में लौह अयस्क मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। तो सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना ना तो साम्राज्य का विस्तार हो सकता है और ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा जा सकता है। इसके लिए उसने कई हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इसमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिसने मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राज्य कन्याओं से विवाह भी किया। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। बक्सर के युद्ध की समाप्ति होने पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दिए। अवध का शेष भाग अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब तथा क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके पश्चात उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई। वे नाम मात्र के शासक रह गए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षेप वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति देख लेते हैं। बाद में कंपनी के शासनकाल की 2 नीतियां काफ़ी महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उसमें पहली नीति थी सहायक संधि नीति और दूसरी नीति थी राज हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वेलेजली की भांति यह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार का कट्टर समर्थक था। इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय राजाओं ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेज राज्य के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र न हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार अथवा निकट के संबंधों को ही गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था।
शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो शेरशाह ने राजस्व संबंधी सुधारों के अंतर्गत 3 दरें निश्चित की थी, जिसमें राज्य की सारी पैदावार का 1/3 राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार चित्रित की जाती थी। भूमि की भिन्न भिन्न उर्वरा के अनुसार अच्छी, बुरी और मध्य श्रेणी की उपज की प्रति बीघे जोतकर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व भाग बाजार भाव के अनुसार रकम में वसूल किया जाता था, जिससे राजस्व कर्मचारी तथा किसानों को बहुत सुविधा हो जाती थी। इस्लाम शाह की मृत्यु तक यह पद्धति निरंतर चलती रही। शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है। उल्लेख करें तो मुगल काल में समाज में शांति, समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी। फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई अपितु अपने चरम पर पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला हो जाता है, जहांगीर महल हो जाता है, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तथा जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें हो जाती हैं। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसके काल में लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग तथा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि से देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। उसके बाद आपका हो जाता है जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो मुगल काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई थी। वह चित्रकला का पारखी था। चित्रकारों के नाम थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक वेद, विशन दास, मनोहर आदि। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला में रुचि रखता था। यहाँ पे देख लेते हैं मुगल काल की स्थापत्य कला। तो बाबर ने इमारतें तो कई बनवाई, परंतु अब उसमें से 2 शेष रही हैं, पानीपत का काबुल बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली का आराम बाग एवं धौलपुर में चौखड़ी बाबली का निर्माण किया। हुमायूं दिल्ली स्थित दीन पनाह नामक भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। और शेरशाह के समय की 2 इमारतें, दिल्ली के समीप पुराना किला की मस्जिद 1540 से 44 तथा सहसराय का मकबरा अपनी सुंदरता और सुडौलपन के कारण प्रसिद्ध है। अकबर दिल्ली के हुमायूं का मकबरा उसके काल की सबसे पहला भवन है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, जहांगीर महल, अकबर का किला इत्यादि हो जाते हैं। जहांगीर अकबर का मकबरा, सिकंदरा 1613 ईस्वी, शालीमार बाग श्रीनगर, शाहजहां शीश महल, खास महल, दीवाने खास, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा आदि हो जाते हैं। औरंगजेब दिल्ली की संगमरमर की छोटी सी मस्जिद, काशी में विश्वनाथ मस्जिद, बीबी का मकबरा ये हो जाते हैं। शिवाजी का जन्म तथा उसकी मृत्यु कब हुई, इसके माता एवं पिता के नाम बताएं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह शाहबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है अष्टप्रधान के विषय में आप क्या जानते हैं। तो पेशवा इसका मुख्य कार्य शासन की देखरेख करना एवं शांति की स्थापना करना था। आमात्य इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब से जांच पड़ताल करना तथा राज्य में आय व्यय का लेखा रखना था। मंत्री इसका कार्य राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्रवाइयों का विवरण करना था। चिटनीस या राजा
के पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। सुमंत या राजा का विदेश मंत्री होता था। सेनापति, इसका कार्य सैनिकों की नियुक्ति करना तथा सेना को सुगठित करना तथा अनुशासित रखना था। और पांडितराव या दानाध्यक्ष और न्यायाधीश। मराठा राज स्थापना में शिवाजी के योगदान का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए देख लेते हैं, मराठा राज स्थापना में शिवाजी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसमें हो जाता है जावली विजय। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मौर्य नामक मराठा सरदार जावली का प्रदेश छीन लिया, जो सतारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। कोंकण विजय। 1657 ईस्वी के अंत में शिवाजी ने कोंकण पर अपना आक्रमण कर कल्याण, भिवंडी, चोर, लाले तथा लोहगढ़ आदि पर भी अधिकार कर लिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप शिवाजी पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंच गए तथा यहाँ पर उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। पुरंदर की संधि शिवाजी को दबाने हेतु औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और दिलेर खां को सेनापति बनाकर दक्षिण की ओर भेजा। संधि शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए। जयसिंह ने शिवाजी को ऊंची आशाएं देकर अपने साथ औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए राजी कर लिया। 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा आए। 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूट कर अपनी आर्थिक दशा को भी उसने ठीक कर लिया। बीजापुर से संघर्ष, अफजल खां की पराजय, मुगलों से संघर्ष। यहाँ पे देख लेते हैं, शिवाजी के शासन प्रबंध का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो शिवाजी का शासन प्रबंध मजूमदार के अनुसार यह केवल एक निर्भीक सैनिक एवं सफल विजेता ही नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा का प्रभुत्व शासन भी था। केंद्रीय प्रशासन, पेशवा, प्रधानमंत्री, आमत्य, वित्त मंत्री, मंत्री, चिटनीस, सुमंत, विदेश मंत्री, सेनापति, पंडितराव या दानाध्यक्ष, न्यायाधीश, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, अश्वसेना का विशेष महत्व, किलों का प्रबंध, सेना में कठोर अनुशासन, शिवाजी के सैनिक सुधार, आय के साधन, भूमि कर व्यवस्था, चौथ और सरदेशमुखी, प्रजा को सुख संपन्नता, न्याय व्यवस्था। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? तो जब 1453 ईस्वी में कुस्तुतनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, तो यूरोप तथा भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना अधिक लाभ कमाया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत के पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। क्वेश्चन हो जाता है, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थीं। अंग्रेज़ों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने हेतु आज्ञा पत्र प्राप्त किया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आगरा में आया और 3 वर्ष तक रहा। भारत में डचों का आगमन कब हुआ था? तो पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी, जिन्हें डच कहा जाता है, उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। कैप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 ईस्वी में आने वाला कॉर्नेलिस डे हस्तामान प्रथम डच नागरिक था। 1602 ईस्वी में भारत में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। डचों ने भारत में मुसलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, भड़ोच, क्रेम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, बालासोर, भागर, तमिलनाडु आदि व्यापारिक कैंप स्थापित किए। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ। अंग्रेज़ों तथा डचों के मध्य में युद्ध हुआ था। तो इस तरह से यहाँ तक आपको हो जाता है। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं।
इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो बक्सर युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 15 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। कड़ा इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। अकबर एक चतुर सम्राट था। वो जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इसमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनमें अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिसमें मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राज्य कन्याओं से विवाह भी किए। इस तरह अकबर का एक स्थायी और शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके विरुद्ध उन्होंने क्या किए? युद्ध किए। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राजा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा का सामना सन 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। अकबर ने धार्मिक कट्टरता का अभाव था। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार था। उसने सर्वमान्य धर्म दीन इलाही की स्थापना की। दीन इलाही धर्म क्या था? उसमें सभी धर्मों का एक निचोड़ था। जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं उन्होंने ले लिया और अपना एक धर्म बनाया, दीन इलाही धर्म। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह बनवाया, जहां सभी धर्मों के लोग साथ बैठकर चर्चा करते थे। क्या करते थे? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इबादत खाना क्या था, किस लिए बनवाया गया? तो ये एक प्रार्थना गृह था और इसमें क्या सभी धर्मों के लोग जा सकते थे या सिर्फ मुस्लिम धर्म या सिर्फ हिंदू धर्म? तो इसमें सभी धर्मों के लोग क्या कर सकते थे? जाते थे और चर्चाएं होती थी। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। ये तो मृत्यु का तो ये खेल है कि कितना स्ट्रगल किया जाता है, कितना संघर्ष किया जाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ये तो कहते नहीं, एक कड़वा सच है। खैर चलिए देखते हैं यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हो जाते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इनके परिणाम स्वरूप हिंदू उनके विरुद्ध हो गए। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किया और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नूरजहां मकबरा। तो कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। वो बहुत सुंदर थी। जहांगीर ने उनकी सुंदरता के कारण उनसे यह उपाधि दी थी। उसके बाद हो जाता है मकबरा। बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक मकबरा कहलाता है। कोहिनूर मयूर सिंहासन से जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा। महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो महाद्वीप पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव के धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं।
एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप ये हो जाते हैं। एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें तो एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव तथा सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। स्थिति एवं विस्तार, एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 8,560 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 9,600 किलोमीटर तक स्थित है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। जलवायु, सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर बहती हैं। भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो खनिज पदार्थों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। धात्विक खनिज जैसे लौह, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। लौह धात्विक खनिज जैसे लौह, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। अलोह धात्विक जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि। अधात्विक खनिज जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टॉस आदि। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व अणु आदि हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है, प्लस आपकी जो राजन सीरीज़ है ये भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग पवन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं कर सकती ना, कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप क्लास को अटेंड कर पाते हैं। और जब आपका क्लियर हो जाए तब आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा और एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं